इंटरप्रिटेशन में अब तक हमने सिर्फ बातें की जनरली कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हमने देखना है, एंड कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम स्टार्ट करेंगे विद द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू पिछले सालों के मुकाबले में या कंपटीटर के मुकाबले में कैसा रहा है। अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसकी वजह से ये रेवेन्यू लाइक विद लाइक कंपेरेबल नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है, फिर भी पहले बात कर लेना। जो कार्ड है वो बाद में फेंकना। मसलन कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या कोई सब्सिडरी है जो पिछले साल थी इस साल नहीं है, या कोई इकोनॉमिक रिसेशन है, कोई ऐसा क्लाइमेट इशू आ गया या रिसेशन आ गया जिसकी वजह से ये साल पिछले साल के मुकाबले में कंपेरेबल है ही नहीं। बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि अगर 2019 को 20 से कंपेयर किया जाए तो कंपेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज एक लॉकडाउन वाला साल है, आपको पता है। लेकिन बात की शुरुआत अपना पत्ता फेंक के नहीं करनी है। पहले शुरुआत करनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, चीजें दिख कैसी रही है। आप बड़ा भरम से बोलोगे कि पिछले साल के मुकाबले में बड़ा गरक हो गया, रेवेन्यू आधा रह गया, फिर आप बात करना कि ये उस इवेंट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस इवेंट की आड़ में हम अपनी बैड परफॉर्मेंस को बैड ना समझें। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, तो हर कोई कह रहा था कि लॉकडाउन की वजह से ये बिजनेस बंद हो गया। मुझे अच्छे तरीके से पता था कि कुछ बिजनेसेस सिर्फ लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं, हालात पहले भी कुछ अच्छे नहीं थे। तो अगर कोई ऐसा स्कूल था या अगर कोई ऐसा कॉलेज था जिसमें एडमिशंस नहीं आ रहे थे, टीचर्स टिक ही नहीं रहे थे, बिकॉज यूजुअली जो फर्स्ट ईयर इंटर या बोर्ड या इस लेवल तक की जो स्कूल्स होते हैं उनके साथ प्राइमरीली इशू है कि उनके तमाम टीचर्स गवर्नमेंट जॉब्स की ताड़ में रहते हैं। टीचर कितने अच्छे हो, फीडबैक कितना अच्छा हो, लेकिन अगर उनकी टेस्ट पास हो गई ना, गायब हो जाएंगे। भले गवर्नमेंट से उनको सैलरी कम मिल रही है, प्राइवेट में वो बेहतर कमा रहे हो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट जॉब हो गई, अब मैं ये छोड़ छाड़ के जा रहा हूं, लेक्चररशिप हो गई है मेरी। तो मैं भी कुछ कॉलेजेस के साथ हालात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी चला रहे थे। अब जब लॉकडाउन आया तो ये ताबूत में आखिरी कील थी, लेकिन आखिरी कील को ही उन्होंने फ्रंट पे रख दिया कि लॉकडाउन ने मरवा दिया। जैसे हम वैसे तो बड़ा बेहतरीन कमा रहे थे। तो वैसा ही किसी बिजनेसेस के अंदर आपको पता होगा कि एक डार्क ईयर है, कुछ बैड हुआ है, कुछ इकोनॉमिक रिसेशन है, लेकिन उसकी आड़ में आप बिजनेस को अच्छा मानो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको हटा के देखेंगे कि भाई इसको एक मिनट हटाओ, देखो पीछे क्या है। अगर पीछे वाकई में सब्ज बाग है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, सिर्फ इसकी वजह से थोड़ा शेड आ गया है तो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेड हटाने के बाद भी कोई रोशनियां हो, मे भी वैसे भी अंधेरा हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कमेंट्री करते वक्त आप लॉकडाउन वाले साल को कंपेयर करते वक्त यही बात कहे जाओ कि वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन लॉकडाउन, हाँ वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन, ये हुकूमत ऐसी आ गई ना, बस बड़ा गर्क हो गया। मे बी चीजें वैसे ही अच्छी नहीं थी। हाँ, तो आप एक जहन नहीं बना लोगे अब बस मुझे बार बार कोसना है कि यही कंडीशन मरवा रही है, इसको हटा के देखना कि भाई तुम वापस आओ, वैसे गंदी है, हो सकता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है, लिक्विडिटी को देखना है, और लिक्विडिटी को की तरफ से प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इसको भी देखना है। मिसाल अगर कंपनी की वाकई में सेल्स बढ़ गई हैं, अज्यूमिंग पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, रुपी डीवैल्यू हो गया, बहुत बुरे तरीके से डीवैल्यू हो गया, नतीजा यह निकलता है कि हमारी जो कॉस्ट है बिजनेस की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सवाल यह है कि क्या हम इसको पास ऑन कर सकते हैं। अगर हम पास ऑन नहीं कर पा रहे, हम अपनी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे,
तो प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होती जा रही है। आपने बात की कि ये प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू आ गया और कम पेमेंट्स में थोड़ी डिले हुई, पेएबल्स को, सप्लायर्स को पैसे भेजने में, फॉरेन सप्लायर्स को पैसे भेजने में थोड़ा टाइम लगाया और डीवैल्यूएशन ने 40% 45% नुकसान दे दिया। बिकॉज जितना मैंने पैसे देने थे, अगर मैंने 10 लाख देने थे तो उसकी जगह पे मैं 15 लाख रुपए या 14 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मुझे मरवाया है इस डीवैल्यूएशन ने। लेकिन अगर इस डीवैल्यूएशन को हटा के मैं देखूं तो पीछे क्या है, एक मुसीबत तो आई, फिर आपने देखना है रिस्पॉन्स। एक आपने देखा इवेंट कि ऐसा हुआ है जिसका इंपैक्ट ये आया है, फिर आपने देखना रिस्पॉन्स कि मैनेजमेंट ने क्या किया है। अगर मैनेजमेंट के लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो गए थे कि जिन कस्टमर्स को हमने चीजें बेची उनके पास एलसीज नहीं बन रही थी, उनके लेटर ऑफ क्रेडिट्स नहीं बन रहे थे, गवर्नमेंट ने उनकी पेमेंट्स रुकवा दी थी, जिसकी वजह से वो चाह तो रहे थे मुझे पैसे देना, लेकिन वो पैसे मुझ तक आ नहीं पा रहे। यह इवेंट, नतीजा ये निकल रहा है कि मेरे रिसीवेबल्स पाइल अप हो गए हैं, मेरा वर्किंग कैपिटल फंस गया है। रिस्पॉन्स, आपने ऐसे हालात में क्या किया? अगर हमने ऐसे हालात में बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज कर लिया, रनिंग फैसिलिटी बैंक से अरेंज कर ली, कोई बॉन्ड्स इशू कर लिए, कोई बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, कोई शेयर्स इशू कर लिए, कोई राइट इशू कर लिए, यह आपने देखना है इसका रिएक्शन क्या लिया, मैनेजमेंट ने क्या रिएक्शन लिया। फिर आपने उस रिएक्शन पे अपने रिमार्क्स देने हैं कि क्या ये अच्छा रिएक्शन लिया या बुरा। तो अगर आईएमएफ को हमने डिले किया, हमें पता था कि जाना घूम फिर के आईएमएफ के पास ही है, लेकिन मैं ना मानूं, मैं नहीं करूंगा, और आते 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 इतना डैमेज करने के बाद बेलाकर बैठा हुआ है आईएमएफ आपके साथ। तो सवाल यह है कि हालात तो बुरे हो गए, डेट बहुत ज्यादा हो गया। इस साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सर्टेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स रीपे करने हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की मद में, और पाकिस्तान के पास 3.5 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व मौजूद है। हालात बुरा है, ये इवेंट है। इवेंट से आपके ऊपर इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं? तो हमने एलसीज रोक दी, इंपोर्ट्स को रोक दिया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े पा रही, जो एक्सपोर्टर है वो डॉलर बेच रहा नहीं है मार्केट में कि और बढ़ेगा। फिर ऐसे केस में आपका रिएक्शन क्या है? गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या रिएक्शन लिया, और क्या वो रिएक्शन ठीक था या इससे बेहतर हो सकता था? आपने इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से करनी है। सवाल को देख लेते हैं। रिसेंट अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन है, सेस ट्रीट्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स कन्फेक्शनरी। डू यू नो व्हाट इज कन्फेक्शनरी? कन्फेक्शनरी आइटम्स। अच्छा, ये मैं इस पे रुका क्यों? बाज क्वेश्चंस में इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होना भी आपको एडवांटेज दे सकती है। सो इफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एयरलाइन एंड यू हैव गॉट सम insights about airline, you have got some insights about the restaurant, about the hotel business, about the education business, about the hospital, तो मुमकिन तौर पे आप उस पर थोड़ा बेहतर बात कर सकते हैं। सो इफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट अ सुपर स्टोर, तो आपको उसके कुछ डायनामिक्स पता होंगे कि वो क्रेडिट पे खरीदता आता है, बेचता नहीं है। कस्टमर किस तरह का आता है, कस्टमर क्या चीजें प्रेफर करता है, कंपटीशन किस तरीके से होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरीके से हासिल किया जाता है। तो जो कन्फेक्शनरी आइटम्स मतलब कि जो बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होती है, या एक जनरल परचून की दुकान या जनरल स्टोर पे जो हमें वेफर्स मिल रहे होते हैं, चॉकलेट्स मिल रहे होते हैं, ये बेसिकली कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री कहलाती है। राइट, करेक्ट, हाँ राइट, ये आपने सही पकड़ा। अब आपने दो चीजें सिर्फ पहले सेंटेंस से देखी कि ट्रीट्स कंपनी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ कन्फेक्शनरी। अब दो चीजें आपने देख ली, ये रिटेलर नहीं है, तो रॉ मटेरियल इसके गले में, डायरेक्ट लेबर इसके गले में, फैक्ट्री इसने चलानी है और बेचेगा डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं। फिर ये किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर किसी रिटेलर को बेचेगा। वो रिटेलर तो कैश में बेच देगा, लेकिन आपसे क्रेडिट ले सकता है। लेकिन सवाल को जवाब देते वक्त अगर हम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि ये मैन्युफैक्चरर है
और ये कन्फेक्शनरी आइटम। अब कन्फेक्शनरी आइटम ईडेबल्स होते हैं, उसकी एक्सपायरी या पेरिशेबिलिटी के हवाले से बात करना, यस उसकी स्टोरेज के हवाले से बात करना कैन ऐड वैल्यू। समझ में आई बात? अच्छा, तो सवाल को स्टार्ट करते ही हमने एक चीज देखी कि दिस इज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कन्फेक्शनरी, द फॉलोइंग सेक्टर एवरेज रेशियोज हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2026। ये जो कंपैरेटिव्स दिए गए हैं वो कौन से दिए गए हैं? इंडस्ट्री एवरेजेस। ठीक है, अच्छा इसमें हमने कुछ चीजें नोट की। पहला हमने देखा कि बिजनेस टाइप कौन सा है, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मैन्युफैक्चरर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है या कोई रिटेलर नहीं है। फिर ये देखा कि हमने इंडस्ट्री का टाइप कौन सा है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमने देखा इट इज कन्फेक्शनरी। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमें कंपैरेटिव्स कौन से दिए गए हैं। अगर सेक्टर के एवरेजेस हैं, मिसाल के तौर पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाती कंपेटिटर की और उसको आप कंपेयर कर रहे होते अपनी इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस के साथ, तो उसमें कुछ झोल हो सकता था। मिसाल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अगर हम डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में और वो डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट लाइक विद लाइक कंपेरेबल होगा? तो आपने जब देखा कि हमारा जीपी कम और उनका जीपी ज्यादा, तो आपने मुमकिन तौर पे कहा कि पॉसिबल है कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन में फर्क हो, कि हम अगर खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करते हैं और वो वही खर्चे एडमिन एंड सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चार्ज करते हैं, तो इसकी वजह से फर्क आ सकता है। लेकिन जब आप आगे आते ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचेंगे तो फिर आपकी इस अजम्पशन ने दम तोड़ लेना है, अब तो सेम हो जाना चाहिए। अगर वाकई में सेम हो गया तो आप कहेंगे देखा बोल रहा था ना कि प्रॉफिट कम नहीं है, क्लासिफिकेशन का मसला। लेकिन अगर मैं अपने ही पिछले साल की फाइनेंशियल पोजीशन से, परफॉर्मेंस से इस साल को कंपेयर करूं, तो क्या आप ऐसी बात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हमने इस साल क्लासिफिकेशन चेंज की होगी तो IAS 8 पे धब्बा नहीं लगाना। इन स्टेटमेंट्स को देखते वक्त कहीं भी आपने ये अज्यूम नहीं करना कि कहीं गलत ना बनी हुई हो, नहीं, ऑडिटेड होंगी, भले ड्राफ्ट हो, लेकिन आपने ये शक कभी भी नहीं करना कि स्टैंडर्ड सही नहीं लगाए गए होंगे। अगर IAS 8 लगाया गया होगा तो इस साल अगर हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की होगी तो हमने तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर लिया होगा। लिहाजा आपकी इस बात में कोई सदाकत नहीं है, कोई बात नहीं है कि क्लासिफिकेशन का फर्क हो। लेकिन अगर ये कंपेटिटर का है तो मैं अगर अपनी पॉलिसी चेंज करता हूं तो उनकी स्टेटमेंट तो मैं नहीं चेंज कर दूंगा ना, गुंजाइश मौजूद रहेगी। यहां पे कंपैरेटिव क्या दिया गया है? इंडस्ट्री एवरेजेस। अब यहां पे भी इस बात का मार्जिन रखना कि हम शायद डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करते हैं और बाकी सारी दुनिया सेलिंग में नहीं 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 ऐसा नहीं समझ में आ रहा। किसी एक के साथ आप ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आप कहें कि सब ऐसा करते हो, शायद आपकी बात में दम नहीं होगा, क्योंकि एवरेजेस है। और यूजुअली कंपनी ने अपनी पॉलिसीज ही यूज करनी होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जो सेक्टर में यूज की जाती है। मुनासिब बात? अच्छा, तो हमने अभी सवाल को आगे देखा नहीं है, सिर्फ यही हमने कुछ चीजें अपने जहन में बिठा दी। इतना ओवरथिंक नहीं करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम में इतना ओवरथिंक नहीं करना आपने, सिर्फ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने इसमें कुछ 3 चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं जो कि हमारे रिमार्क्स देते वक्त, कमेंट देते वक्त काम आएंगे। यस, क्या क्या दिया है? एक इसने कैलकुलेट किया है रिटर्न ऑन ईयर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये ओपनिंग भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, ये ईयर एंड है। हाउ डू वी कैलकुलेट ROCE? यू नो दिस वेल। सेक्टर का एवरेज 28.8 है। नेट एसेट टर्नओवर इट इज 2.4 टाइम्स। GP मार्जिन 55%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%, करंट रेशियो 1:1.8:1,
Inventory turnover period is 25 days. Gearing, which is debt to equity only, 43%, and receivable collection period is 15 days. Extracts from the financial statements of Treats Company for the year ended 30th September 26 are as follows. Revenue, cost of sale, gross profit, operating expenses, profit from operations, finance cost, profit before tax, profit for the year is 4,354,000. Assets PPE जिस पे नोट नंबर 1 लगेगा 61,984. करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं. वी कुडंट सी कैश हियर, ठीक है, बट नॉट श्योर कि ये इसने कंप्लीट बैलेंस्ड फाइनेंशियल पोजीशन दी है या क्या, उसको हम आगे देख लेते हैं. बहरहाल इसके पास एक तो पीपीई है, कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं, और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज नहीं, कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, सिर्फ आई 16 है, और ये वैल्यू बन रही है 109.98 मिलियन. ऑर्डरी शेयर्स 7 मिलियन के हैं. उसके बाद अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी विच इज शेयर प्रीमियम 13,605, रिटेन अर्निंग्स 5,363. नॉन करंट लायबिलिटीज में वी हैव गॉट बोरोइंग्स ऑफ 33.621 मिलियन. ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ओवरड्राफ्ट, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, ओवरड्राफ्ट करीबन 24 मिलियन डॉलर्स का ओडी है, तो लिक्विडिटी के हवाले से थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है. करंट टैक्स 911 लाख है, और दोनों साइड्स बैलेंस है 109.98 से. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट. नंबर 1, द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेट्स टू रिटेल स्टोर्स ऑपरेटेड बाय ट्रीट्स कंपनी एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, all of which are depreciated on a straight line basis over 20 years. The original cost of these assets was 637.84 million, and the directors are now considering replacing and updating much of the plant and equipment. इसमें बात कर सकते हैं पीपीई की जो बकिया वैल्यू बची है वो 61.984 मिलियन है, ठीक है. जनरली अगर हम कैलकुलेट करें, आपने खरीदा कितने में था? 637.84. 637.84 को अगर हम 20 सालों से डिवाइड करें तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, अज्यूमिंग नील रेजिडुअल वैल्यू? 31.892, ठीक है. इसको जहन में रखिएगा. देखते हैं कि जो इनकी कॉस्ट है 637.84 माइनस जो अब इसकी नेट बुक वैल्यू है 61.984, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से होगा. नहीं तो ऊपर 000 है ना. देखो कॉस्ट कितनी थी जितने में आपने खरीदा था, दैट इज 637.84 मिलियन, ठीक है. और इसमें वो रिटेल स्टोर्स के भी हैं और हमारे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स भी हैं, दोनों शामिल हैं. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 20 ईयर से. तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपने मुझे बताई थी 30.89 से 31.9. फिर हम देखते हैं अब तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है. वो कैसे होगी? कॉस्ट माइनस अब की नेट बुक वैल्यू. अब की नेट बुक वैल्यू कितनी है? 61.984. कितने से एसेट्स डेप्रिशिएट हो चुके हैं? 575.856, ठीक है. इसको डिवाइड करें अगर 31.9 जो हर साल की डेप्रिसिएशन है 18. इस बात से हमें यह साबित हो रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो एजेड हैं. लाइफ 20 साल है, 18 साल निकाल चुके हैं. अब आप ये ख्वाब देख रहे हैं, यानी जो आपकी मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, आर नाउ कंसिडरिंग रिप्लेसिंग एंड अपडेटिंग मच ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट. बात तो ठीक कर रहे हैं, बिकॉज 20 में से अगर 18 साल वो चल ही चुके हैं तो बेहतर है कि आप उनको रिप्लेस करने का सोचें. लेकिन क्या ऐसा करने के लिए आपके पास इजाज़त दे रही है कैश पोजीशंस? या तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा कमाएं कि यहाँ किया जाए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो दम ही नहीं बचा, क्योंकि आपके पास ना फाइनेंशियल एसेट्स हैं,
ना इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको बेचोगे तो मिलेगा क्या कि नए एसेट्स खरीदेंगे। बाकी रह गया आपके पास एक एक्टिविटी, कितना मिलेगा? हाँ, एक बूढ़ा खत्म एसेट बेच के इतना पैसा तो नहीं मिलेगा ना कि मैं 0 मीटर एसेट खरीद लूं। भाई अगर पुराने एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी तो नयों की तो और बढ़ गई होगी। ये तो ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है, बाकी 2 साल इनकी लाइफ है। तो अब अगर डेप्रिशिएट नहीं किया तो वैसे भी खत्म हो, इसको रिप्लेस नहीं किया तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके पास अब सामने सोर्सेस कौन कौन से मौजूद हो सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। दूसरा नंबर नोट है, ट्रीट कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ $7.14 million ड्यूरिंग द ईयर डिस्पाइट द कंसर्न रेज्ड बाय सम डायरेक्टर्स ओवर द एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट। बात तो सही थी, कुछ डायरेक्टर्स ने इस बात पे एतराज किया कि यार वैसे ही हम इतने भारी ओवरड्राफ्ट में फंसे, $24 मिलियन के ओवरड्राफ्ट में फंसे हैं, तो ये जो आपने डिविडेंड पे किए होंगे ये तो मजीद ओडी से पे किए होंगे ना। जबकि डिविडेंड तो डिस्क्रिशनरी पेमेंट होती है, यानी मर्जी पे होती है, दें या ना दें। तो ऐसे हालात में डिविडेंड देने का तुक तो नहीं समझ में आ रही थी। नोट नंबर 3, द ओवरड्राफ्ट इज यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर्पसेस एंड डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड्स कंपनी। ऑफ कोर्स ओडी इज रीपेएबल ऑन डिमांड। जब भी बैंक मुझसे मांगेगा मुझे उनको वापस करना है, तो ये हम यूज करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Treats company sells its products through supermarket chains in addition to its own retail stores. Most companies in the sector exclusively sell through their own retail stores. हाँ, वो कुछ अपने हैं लेकिन बाकी हम दूसरे सुपरमार्केट चेन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। खैर, तो बिजनेस मॉडल चेंज किया जा सकता है। अगर हम अपने जो ज़ाती स्टोर्स हैं, हमें देखना चाहिए कि दोनों जो चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हम कहाँ से कमा रहे हैं। तो अगर अपने रिटेल स्टोर्स चलाने से बहुत ज़्यादा मार्जिन बच रहा है तो ठीक है, उन पे ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर सुपर स्टोर्स को देखें, हम उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट या एक बेहतर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि सारा चेन वहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि आपके पास पोजीशन तो नहीं दिख रही। जो अभी तक हमने सवाल देखा है तो ऐसे हालात नहीं दिख रहे, लेकिन ये हमने सिर्फ एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन देखी है। नीचे इसने क्या किया है, ये आपका FR का 2022 का सवाल है। इसने आपको बता दिया है कि ये टेबल आपको इसी तरीके से एग्जाम में दिया जाएगा स्प्रेडशीट के ऊपर, जिसमें ROCE टू बी कैलकुलेटेड, इस टू बी कैलकुलेटेड वाली जगह पे आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। यू सारे वर्किंग्स वो जो आप इक्वल दबा के, हाँ, अब आपने क्या कर दिया, ऑटो आ जाएगा ना, आंसर कहीं जाएगा नहीं, वहीं आ जाएगा। देखो आपने क्या किया, इक्वल पिवट लिखा जो ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड किया ROCE से। अब ROCE आप ब्रैकेट्स में कैलकुलेट करें एज इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट तो भी चलेगा, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, या ऊपर परसेंटेज का हमारे पास वैसे मौजूद होता है फंक्शन, उसको आपने टिक कर दिया, आ जाएगा। एग्जामिनर को अगर ये देखना हो कि कैसे लिखा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर हम कैलकुलेटर पे करके वहां लिख दें तो फिर एग्जामिनर पूछेगा कि यार वर्किंग तो दिखाओ। लेकिन अगर आपने वहीं लिख दी तो उसको बिना किसी क्लिक के रेशियोज दिख रहे होंगे। अगर एग्जामिनर को लगता है, मार्कर को, कि मैं फिर भी देखूं कि इसने कैसे निकाला है, अगर वो देख लेता है कि सही तो है, यही रेशियोज आ रहे हैं सबके, मेरे सजेस्टेड आंसर्स में भी यही है, तो मे भी उसको ज्यादा तफसील में ना जाए, नहीं तो उसने क्लिक करके ऊपर सेल वैल्यू पे देखना है कि इसने फिगर्स को कैसे पुट किया है, तो अलग से कहीं वर्किंग्स नहीं दिखानी है। ओके, रिक्वायरमेंट ए, कैलकुलेट फॉर ट्रीट्स कंपनी द इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर टू दोज प्रोवाइडेड फॉर द कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। Note, the pre-formatted table relating to part A has been replicated in the question scenario for your information. ये जो टेबल ऊपर लिखी हुई है ये एज इट इज आपको स्प्रेडशीट पे बनी बनाई मिलेगी, स्प्रेडशीट पे क्योंकि कैलकुलेशंस हैं, राइट। अच्छा, ये जब आप अपने ACCA प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो आप एक काम करें, माई ACCA पे जाएंगे, बिल्कुल बॉटम पे आएंगे, सपोर्टिंग यूक्रेन के साथ नीचे लिखा होगा पास्ट एग्जाम पेपर्स। आप पास्ट एग्जाम पेपर्स को क्लिक करेंगे, FR को क्लिक करेंगे,
पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको बोलेगा साइन इन करो अपना। आप जैसे अपना अकाउंट साइन इन करेंगे तो उसके बराबर में सारे पास्ट पेपर्स हैं। अब पास्ट पेपर्स पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दे रहे वो, अब पास्ट पेपर्स स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। लेफ्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, राइट स्क्रीन पे आपको सोल्यूशन देखते हैं। जो सोल्यूशन है उसमें ये वाला टेबल एज इट इज बना बनाया है, उसमें सिर्फ जो टू बी कैलकुलेटेड है वो वाला एरिया ब्लैंक है, राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रेशोज उसने दिए हैं वैसे ही रेशोज आपने कैलकुलेट करके बताने हैं ट्रीट्स कंपनी के। मैं आपको 7 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, अभी मुझे करके दे। मीनवाइल मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल भी शेयर कर लिया है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, लेकिन इसको आप आराम से और इन डिटेल रीड करना। आर्टिकल का नाम है टेल मी ए स्टोरी। ये टेक्निकल आर्टिकल है एसीसी की वेबसाइट पे, जिसने एफआर के अंदर रेशोज के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है उसको बड़ा खूबसूरती से लिखा है, बड़ा बेहतरीन तरीके से। आप पढ़ते जाएंगे, आपको मज़ा भी आता जाएगा। उसमें वीक आंसर्स भी लिखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स जो अपने हिसाब से कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से सही कमेंट्री की है, लेकिन वीक आंसर्स है। मिसाल उसमें एक एग्जामिनर बार बार जो राइटर है वो ये कोट कर रहा है कि अगर वो शुरू करता है बात को कि XYZ लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट कम है क्योंकि उसका जीपी मार्जिन कम है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होंगी, तो बड़े बड़े जेनरिक आंसर्स हैं। आप अपने आंसर को रिलेट करें विद द सिनारियो। तो जो चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड की है उस पर फिर उसने किस किस तरह के केसेस आ सकते हैं सब्सिडरी के साथ, एक ही कंपनी के 2 सालों की परफॉर्मेंस, एक ही साल में 2 कंपनीज की परफॉर्मेंस, सेक्टर के एवरेजेस, सब्सिडरी का डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें उसने कवर की हैं आर्टिकल के अंदर। जो चीज़ सेक्टर एवरेजेस वाली जो इस सवाल में है उसमें उसने क्या लिखा है कि जब सेक्टर इंडस्ट्री एवरेजेस दिए जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दिस में हैव डिफरेंट मार्जिन्स एज दे माइट बी टारगेटिंग द डिफरेंट मार्केट्स एंड कस्टमर्स। मिसाल इसमें 2 तरह की मार्केट्स बताई गई हैं कन्फेक्शनरी के अंदर, एक हम अपने ही रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचें और दूसरा हम सुपर स्टोर्स के थ्रू बेचें। ये 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, इन डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट मार्जिन्स हो सकते हैं। तो आप जब बात करते वक्त ये लिखेंगे कि जो हमारी कंपनी है ट्रीट्स कंपनी, उसका मार्जिन अगर, अभी हमने रेशोज मैंने नहीं देखे, हम रेशोज कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोगों ने कर लिए हैं। अगर इसका जीपी मार्जिन इंडस्ट्री जीपी मार्जिन से वेल बिलो है तो ये कहना कि इसकी कॉस्ट कम है या ये सस्ता बेचता है, ये बड़े जेनरिक आंसर्स हैं। लेकिन अगर आप सिनेरियो से रिलेट करके ये बोलें कि ऐसा हो सकता है कि जो अपने रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचने वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और इसने ये वाजे किया है कि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अपने रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचती हैं। अच्छा, दूसरा आपने इस बात का मार्जिन रखना है कि मे बी सेक्टर के अंदर मौजूद जो कंपनीज हैं और आपकी कंपनी के ईयर एंड्स में फ़र्क हो सकता है, और ईयर एंड्स में फ़र्क की वजह सीजनल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा हम बात कर सकते हैं मे बी इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो। ये बहुत ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हम लास्ट वाली पॉइंट, क्योंकि जैसा मैं कहूँ कि मैं ही अलग हूँ और बाकी सब एक ही चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं। किसी एक कंपेटिटर के साथ अगर ये बात की जाए तो सेंस बना सकती है, लेकिन पूरी सेक्टर के एवरेजेस की पॉलिसी डिफरेंट हो और मेरी पॉलिसी डिफरेंट हो तो ये बात ज़्यादा जचती नहीं है। अच्छा, इसने हमें रेशोज कौन कौन से कहें। पहला इसने कहा है कैलकुलेट करने का रिटर्न ऑन ईयर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल में हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6137 है, और इसमें अगर हम प्लस करें फाइनेंस कॉस्ट भी, दैट इज 1329, तो इसके बाद हमारा पिबिट कितना बन जाएगा 74 लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है 7466। वैसे यूजुअली IAS 1 के फॉर्मेट के हिसाब से वो पिबिट पे ब्रेक नहीं मारता या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ब्रेक नहीं मारता, वो चलता है ग्रॉस प्रॉफिट से, फिर उसमें एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट माइनस करेगा, फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेगा और सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाएगा। इस सवाल में डायरेक्टली लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ नहीं होता तो मेक श्योर कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर फाइनेंस कॉस्ट को एड बैक करते हैं। खैर, इसको इस सवाल में लिखा हुआ है और डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं,
या तो टोटल एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें या फिर टोटल इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस कर दें। टोटल एसेट्स देखें तो 109,980 है और इसमें से अगर हम माइनस करते हैं सिर्फ अपनी करंट लायबिलिटीज जिसका टोटल दिया हुआ है 50,391, तो ये कितने बन रही है? 59,589 9 बनेगा ना, 10 में से 1 जा रहा है, तो क्या परसेंटेज आ रही है? 12.5। अच्छा, क्योंकि ये टेबल आपको एग्जाम में इस तरीके से दी गई है कि उसके बिल्कुल बगल में ही उसने इंडस्ट्री का जीपी भी ROCE भी लिखा हुआ है विच इज 28.8%। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कमेंट्री के लिए हमारे सामने इसमें आसानी हो जाएगी कि हमें अपने रेशियोज और उनके रेशियोज को कहीं दूर से नहीं बल्कि जो मौजूद टेबल है उसी में से चेक करना पड़ेगा। सो 12.5% हमारा है ROCE और उसका 28.8 है। बात इस पे करेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिख रही है कि आपके पास फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं। डेप्रिशिएटेड एसेट्स होने की वजह से आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम होगा। अगर जो पहली वाली बात है जिसमें आप नए एसेट्स खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एसेट्स एकदम से शूट अप कर जाएंगे, बूस्ट कर जाएंगे और आपका ROCE मुंह के बल आगे गिरेगा। फिर डेप्रिसिएशन तो चलो भले कंटिन्यू रहे सेम, लेकिन आपके अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम से बढ़ेगा तो मुमकिन है कि आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, ROCE और नीचे आ जाएगा और आप इंडस्ट्री से वैसे ही कम परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा रेशियो कैलकुलेट करना था नेट एसेट टर्नओवर। How do we calculate this? Revenue. So revenue is 553 divided by capital employed is 59,589. कितने टाइम्स है? 3.6 टाइम्स वर्सेस इंडस्ट्री का है 2.4। सो वी हैव परफॉर्म वेल बट सीम्स क्या है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमा लिया होगा, पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि आपने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमा लिया होगा, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि कैपिटल एम्प्लॉयड कम पे काम चला रहे हो, विच सीम्स मोर अप्रोप्रिएट कि आप कम कैपिटल एम्प्लॉयड पे काम चला रहे हैं। अच्छा, ROCE की जब भी बात आएगी तो हम एक तो एसेट टर्नओवर को डिस्कस करना नहीं भूलेंगे और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। आई बिलीव इसने फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने को भी दिया है, तो पहले जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हम अभी ऐसे शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, जो आप वो करना चाह रहे हो तीसरा वाला, हाँ वो अगर मिसिंग फिगर होती तो हम करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि दोनों पे बात करनी है कि ROCE इतना गिरा हुआ है तो उसकी एक वजह एसेट टर्नओवर का लो होना हो सकता है जो कि नहीं है। तो थैंक्स टू एसेट टर्नओवर के रेवेन्यू फिर भी ज्यादा है तो मरवाया सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, यानी आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत गिरा हुआ कमाया होगा इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली। अच्छा, जीपी मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 106,544 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। कितना है? 49.7 वर्सेस 55। लो भाई, इसमें भी मार्क आ गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा है 7466 डिवाइडेड बाय सेल्स 214,553 3.5%। मार्केट का 12। ओके, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल प्रूव हो रही है कि ROCE को गिराने के पीछे
मेन जो हाथ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का है कि जितनी हम सेल्स कर रहे हैं उसमें से ठीक ठाक अमाउंट हमारा खर्चों में उड़ रहा है। ठीक ठाक से मेरा मकसद है करीबन 6.5% हमारे खर्चे हो रहे हैं, बाकी 3.5 हमारे लिए बच रहा है, उसमें से भी टैक्स पे होना बाकी है और इंटरेस्ट निकलना बाकी है। नेक्स्ट इज करंट रेशियो। अच्छा, ये हमने बात कर ली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। उसके अलावा हम बात करेंगे करंट रेशियो यानी लिक्विडिटी के ऊपर। करंट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं? 47,996 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मर गए 0.95 वर्सेस अच्छा, नेक्स्ट रेशियो इज इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। हाँ जी, तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अगर कोई एक आध उम्मीद की किरण नजर आती तो हम उसकी एटलीस्ट तारीफ कर लेते। जिस तरह एसेट टर्नओवर है तो उसने थोड़ी गुंजाइश दी है पॉजिटिव बोलने की, लेकिन बाकी किसी ने हमें इस कदर नहीं छोड़ा कि हम तारीफ कर सकें कि ट्रीट्स कंपनी इज ट्रीटिंग गुड। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकालना है। कितनी इन्वेंट्री मौजूद है? 30393 ऐसा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 108,009 मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, 103 दिन वर्सेस 25 दिन। अच्छा, बंद कर दो भाई, इसके बी पार्ट में सिर्फ एक लिखा रहा है, बंद कर दो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और एग्जामिनर तुमने काबिल नहीं छोड़ा कि आप कुछ बात कर सके इस पर। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट? गियरिंग बीच में आ गया। चलो, गियरिंग रेशियो। गियरिंग इज डेट टू इक्विटी। डेट कितना है लॉन्ग टर्म? 33621। ओके, 33621। शरण, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, इक्विटी क्या है? 25 129%। अच्छा, इसमें मजे की बात ओडी को आपने शामिल नहीं किया हुआ, हालांकि गियरिंग अगर देखी जाए, डेट को आप अगर देखा जाए तो उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, पेएबल ऑन डिमांड है, लेकिन उससे आपकी गियरिंग और ज़्यादा डेंजर लेवल पे पहुंच जाएगी। वर्सेस इंडस्ट्री की कितनी है? 43 है। हाँ, ज़्यादातर। अब इसकी फिर आपने स्ट्रेटजीज पे बात करनी कि इम्प्रूव किस तरीके से करना चाह रहे हैं। ठीक है, हालात बुरे हैं, लेकिन अब इसका रिएक्शन क्या है? ये तो इवेंट्स हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट का रिएक्शन क्या है, और जो रिएक्शन वो प्रपोज कर रहे हैं, या तो वो रिएक्शन ले चुके हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या वो जो रिएक्शन प्रपोज कर रहे हैं वो कैसे मैनेज होगा। अच्छा, नेक्स्ट रेशियो हम क्या निकाल रहे हैं? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कितने हैं? 17,603। ठीक है, और सेल्स हैं टोटल, अगर हम क्रेडिट पे माने तो 214,553 365 30 इंडस्ट्री में। अच्छा, मुझे लगा कुछ बेहतर है। सिर्फ एक ऐसे टर्नओवर। और कोई है रेशियोस? ये रेशियोस। ओके, सो इसके कितने मार्क्स दिए इसने? 5। इसने कैलकुलेशन के सिर्फ दिए 5 मार्क्स। फिर बी में इसने मांगा क्या है?
एनालाइज, एनालिसिस का मकसद आप समझते हैं, एनालाइज करने का मकसद समझते हैं कि किसी को डीप डाउन जाके रीड करना, स्टडी करना, हाँ एग्जामिन करना, और उस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करना कि किस तरीके से चीज़ों को संभाला जा सकता है या संभाला गया है। एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ट्रीट्स कंपनी इन कंपैरिजन टू इट्स सेक्टर एवरेजेस। सबको मौका मिलेगा एक एक करके। सो वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं गिवन, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारा जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है या कम है, बिकॉज हम रेवेन्यू पे बात नहीं कर सकते। अगर रेवेन्यू की एब्सोल्यूट फिगर गिवन होती तो हम बात करते हैं। अच्छा, अब आपने सिंपली क्या करना है, पैरा पैरा बना के बात करनी है और हर एक रेशो पे अलग अलग बात करनी है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसमें प्रॉफिट स्टेटमेंट्स को देख के आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसा कि मैंने कहा वैसे बेहतर होता है कि शुरुआत रेवेन्यू से की जाए। उसमें अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू शायद एवरेजेस से बेहतर हो सकता है, बिकॉज हमारा जो एसेट टर्नओवर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट फिगर गिवन होती, पहले मुझे कहा कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद इसका जो ट्रीट्स कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बेहतर है, वो अच्छा है। लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट फिगर्स गिवन होती एवरेज कंपनी की, तो हमें पता होता कि हमने रेवेन्यू इंडस्ट्री के मुकाबले में सही कमाया है या रेवेन्यू ही, सेल्स ही कम हुई है। अच्छा, फिर हम बात जब करेंगे आरओसी के ऊपर, तो सीधा सीधा बोलेंगे कि इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारा आरओसी आधे से भी कम है। इट इज़ लेस देन हाफ ऑफ द आरओसी जनरेटेड बाय इंडस्ट्री, एंड डिस्पाइट द फैक्ट that the company having non-current assets are almost aged। जब आपने ये अगर कैलकुलेशन दिखा दी 18 साल पुराने, तो आप ये बात कर सकते हैं कि एजेड एसेट्स हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है। फिर अगर नए एसेट्स लाए जाते हैं, जो कि मैनेजर डायरेक्टर्स का मानना है कि हम ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ जाएं और नए एसेट्स लेके आए, तो ये आरओसी और भी इससे भी बुरे लेवल पे आ जाएगा। दूसरा, आरओसी में कंट्रीब्यूट करने में एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है नेट एसेट टर्नओवर, एंड विच इज़ बेटर देन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री से ये करीबन 1.5 टाइम्स बेटर है। ये भी वैसे हो सकता है एक अच्छे रेवेन्यू की वजह से, लाइक दिस कुड बी सिंस बिकॉज द कंपनी हैज जनरेटेड हैंडसम रेवेन्यू और गुड रेवेन्यू, और ऑल्टरनेटिवली दिस कैन बी ड्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड, द लोअर कैपिटल एम्प्लॉयड, and which likely seems to be the fact that the asset turnover seems better or improved just because of the lower or aged assets or lower capital employed. Next हम आ गए जीपी मार्जिन के ऊपर। जीपी मार्जिन को हम अब ज़्यादा कोस रहे नहीं है, कहने के चलें ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव जीपी मार्जिन हमने कमाया है। जहाँ इंडस्ट्री का 55 है, वहाँ हमारा नियरली 50% है, तो इट इज़ लेसर देन industry, may possibly be due to higher costs or lesser revenues, but the GP margin is comparatively better. Possible, yes, हाँ, possible. Right. रेवेन्यू से यहाँ हमारी जो बात है वो सेल्स प्राइस है, बिकॉज अगर आप 10 यूनिट्स भी बेचते हो या 1000 यूनिट्स भी बेचते हो तो भी मार्जिन तो मार्जिन है, मार्जिन तो मार्जिन है। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम ज़्यादा बेचा हो और प्राइस कम बेची हो तो उससे जीपी मार्जिन हमारा गिरेगा। तो इस केस में जब हम सेल्स रिड्यूस्ड की बात कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सॉरी इन टर्म्स ऑफ प्राइस बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगर हमने ज़्यादा वॉल्यूम बेचा है कम कीमत पे तो हम उतना जीपी मार्जिन नहीं कमा पाएंगे जितना जीपी मार्जिन बाकी इंडस्ट्री सेक्टर में कमाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी बात अच्छी थी कि आपने सही इसको हाईलाइट किया। हम सिर्फ अगर रेवेन्यू पे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम वॉल्यूम को भी कोस रहे हैं और प्राइस को भी कोस रहे हैं। इसमें आप इसको कह सकते हैं कि पॉसिबली द डिस्काउंट्स हैव बीन ऑफर्ड बाय ट्रीट कंपनी एंड कॉजिंग हायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स बट द लेसर मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 12% कमा रही है, एंड दिस कुड बी प्रोबेबली ड्यू टू द हायर कॉस्ट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स,
because GP margin is to somewhat comparable to industry, whereas the operating profit margin is far lesser than the industry averages, and this has also damaged the ROCE. नेक्स्ट आ गया वी आर डन विद द प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हैं कि ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसी लग रही है, या फिर आपने अभी यहाँ तक बात कर ली, फिर जब कंक्लूजन पे आएंगे तो कंक्लूजन पे हम बात करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और लिक्विडिटी कैसी है और गियरिंग कैसी है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स रेशोज के हवाले से डिस्कस नहीं किया गया। तो वी आर डन टॉकिंग अबाउट द रेशोज वन बाय वन। फिर हम बात करते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बाद आप फिर सेगमेंट बनाएंगे लिक्विडिटी का। अब आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही लिक्विडिटी कैसी लगती है, आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि द लिक्विडिटी सीम्स टू बी वेरी पुअरली मैनेज्ड बाय ट्रीट्स कंपनी, since the company has got no cash at all, and in fact there is a large amount of overdraft piled up that is repayable on demand and causing high risk for the company for the liquidation. कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। फिर आप उस पर बारी बारी बात कर सकते हैं। करंट रेशो, करंट रेशो इज आइडियली, मिसाल आप कहते हैं कि आइडियली द करंट रेशो इज 2:1, whereas in case of confectionery industry it is 1.8:1. The current ratio maintained by the treats company is less than 1. This is probably due to high levels of stock, high levels of receivables, and also the high level of bank overdrafts. करंट लाइबिलिटी का बढ़ जाना। तो करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो भी करंट रेशियो गिरेगा, और करंट एसेट्स अगर, इनफैक्ट सॉरी मैं तो उल्टा बात कर रहा हूं, ये तो बढ़े हुए हैं, यानी ये भी पॉजिटिवली हमें बचा के बैठे हैं। अगर इन्वेंट्री भी हमारे पास ना होती तो करंट रेशियो और नीचे आता, आई एम सॉरी। तो अगर इन्वेंट्री हमारी 103 डेज है तो उसकी वजह से ये फिर भी 1 के करीब दिख रहा है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इंडस्ट्री से डबल टाइम पे है तो ये कंपेरेबल दिख रहा है। लेकिन अगर ये ना होता तो कंपनी के पास करंट रेशियो बहुत ही बुरे तरीके से गिर जाता है, एंड अगेन जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो डेंजर लेवल पे पहुंच जाता। हाँ 0.95 है ना, हाँ अलार्मिंग है, यस, बिकॉज इट्स लेस देन 1, और ये लेस देन 1 भी इन्वेंट्री पाइलअप होने की वजह से है, रिसीवेबल्स डबल होने की वजह से। अगर वो भी आप टाइमली कलेक्ट कर लेते या इन्वेंट्री को आप टाइमली बेच देते तो ये तो और भी बुरा होता, क्योंकि कैश तो आपके पास है नहीं और इन्वेंट्री फिर भी ज्यादा है, विच इज लेस लिक्विड। और क्योंकि ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है, इसका अगर क्विक रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो हालात और भी गंदे दिखेंगे, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री तो हम काउंट ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो जो रेशियोज, क्योंकि ये हमें टेक्निकली पता है कि करंट रेशियो तो सबके लिए कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन क्विक रेशियो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है जिनकी इन्वेंट्री स्लो मूविंग होती है। तो अगर इसकी मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक रॉ फॉर्म में है या WIP फॉर्म में है, विच आर लाइकली टू टेक टू लॉन्ग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, सो द कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो वुड प्रेजेंट अ बेटर पिक्चर, अ मोर एक्यूरेट पिक्चर। आप कैलकुलेट करके बता देना, तो वो खतरे की घंटी बजा देना कि हालात ठीक नहीं है कंपनी के। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो ये तो आपकी होशियारी है ना, अच्छी बात है। जब आपने देखा कि एक मैन्युफैक्चरर है, शुरू में हमने क्या कहा कि हमने यहां से पकड़ा, बिजनेस जब मैन्युफैक्चरिंग है तो क्विक रेशियो तो उसी के लिए बना है, और एग्जामिनर ने होशियारी दिखाई है कि उसने हमें करंट रेशियो पे, हाँ वो बत्ती के पीछे लगा दिया कि करंट रेशियो पे बात करते रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम अगर क्विक रेशियो पे बात करेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। मे बी अगर आप बात, हाँ 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 हाँ, और कौन सा हमें मजीद डेटा चाहिए, डेटा सामने तो पड़ा है, इसमें से सिर्फ हमने एक चीज को उड़ा देना है, यानी करंट रेशियो आपने यहाँ कैलकुलेट किया हो ना, सॉरी काम मिस कर दिया, हाँ ये इसमें से हमने इन्वेंट्री को उड़ा देना है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी एग्जामिनर को यही बात तो देखनी है कि वो मैन्युफैक्चरर को देख के क्विक रेशियो की तरफ आया है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रेशियोज कहें कि भाई दुनिया के बाकी कौन से रेशियोज हैं जो इसने नहीं कैलकुलेट करवाए और मैं सारे कर देता, तो ये डेढ़ होशियारी हो जाती। हाँ उतनी होशियारी नहीं दिखानी, लेकिन जो रेशियो आपको सूटेबल लग रहा है वो दिखाना चाहिए। नहीं नहीं दरमियान में ब्रैकेट डाल के, हाँ ब्रैकेट डाल के सही है। तो क्विक रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देंगे, जिससे हमारी लिक्विडिटी के ऊपर बात और बेहतर हो जाएगी।
और इसमें भी हम खतरे की घंटी बजा देंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है और जिसको कभी भी अगर रीपे करना पड़ा तो कंपनी के पास इतना पैसा है ही नहीं और ना ही इतना आसरा है कि कंपनी अपना बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर सके, राइट। अच्छा, उसके बाद हम आगे फाइनली गियरिंग। अच्छा, इन पे हमने सब में मिलके बात कर ली कि रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ा हुआ है, इंडस्ट्री से डबल है, इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो 4 गुना ज़्यादा है इंडस्ट्री से। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल में इसकी वजह से करंट रेशियो बेहतर दिख रहा है, लेकिन अगर इन्वेंट्री जो कि स्लो मूविंग आइटम है इसको हटा दिया जाए और क्विक रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो ये परफॉर्मेंस और ज़्यादा अलार्मिंग दिखेगी। फाइनली हम आ जाएंगे गियरिंग के ऊपर। गियरिंग का एक ही रेशियो कैलकुलेट किया है जिसमें भी जो डेट है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और इक्विटी में शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम है, रिटेनिंग्स में इतना हालात नहीं है। अच्छा, लिक्विडिटी में बात करते वक्त सॉरी एक चीज़ हमने मिस की, उसने डिविडेंड्स के हवाले से जिक्र किया था। तो ऐसे हालात में कंपनी का डिविडेंड पे करने पे आप भी क्वेश्चन मार्क रेस कर सकते हैं कि कंपनी ने ओवरड्राफ्ट से पैसे निकाले और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे कर दी हैं, सो विच इज़ नॉट जस्टिफाइबल एंड विच इज़ नॉट सूटेबल कि ऐसे हालात में हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करें, बिकॉज कंपनी के पास ऐसे हालात हैं ही नहीं। गियरिंग के ऊपर अगर हम आ गए तो हमने देखा कि गियरिंग 100% से भी ज़्यादा है, तो मजीद कंपनी के लिए लोन लेना पॉसिबल नहीं लग रहा, प्रैक्टिकेबल नहीं लग रहा। ऐसे हालात में हमें शायद डिविडेंड्स देके शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस विन करने की कोशिश की है और कल को अगर हमने न्यू शेयर्स इशू किए या राइट इशू किए और हमें इक्विटी के सोर्स से मजीद पैसे मिल जाते हैं तो हमारी कंपनी को एक सपोर्ट मिल सकती है। बट उसके लिए अगर हमें यह पता होता कि कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, अगर कंपनी अपना सारा अलाउड जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो इशू कर चुकी है तो कंपनी के पास गारबन मजीद इक्विटी रेस करने का भी कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन अगर कंपनी के पास अभी भी अनइशूड शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो शेयर होल्डर से मजीद पैसे लेने की बात की जा सकती है। ऐसे हालात में शेयर होल्डर्स कोऑपरेट करेंगे नहीं क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड देके में भी एक कॉन्फिडेंस विन किया हो, राइट। सारी चीज़ों पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि वो रिएक्शन क्या लेना चाह रहे हैं। रिएक्शन में वो ये लेना चाह रहे हैं कि हम ये जो पुराने एसेट्स हैं ना बेच बाच के इसकी जगह पे नए ले लें। तो आप हंस के बोलेंगे कि बेटा पैसे कहाँ से लाओगे। हाँ, हाउ आर द डायरेक्टर्स गोइंग टू फाइनेंस द फर्दर एक्विजिशन, जबकि कंपनी की जो करंट हालत है उसमें अपना वर्किंग कैपिटल के लाले पड़े हुए हैं, उन्हीं को नहीं फाइनेंस कर पा रहे, तो कहाँ से हम मजीद, और क्योंकि कंपनी के पास ना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इतने ज़्यादा हैं बिकॉज उनका प्रॉफिट बहुत कम है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट करने की तो कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं बिकॉज कंपनी के पास पीपीई के अलावा जो बिजनेस यूज के अलावा कोई और एसेट्स है ही नहीं जिनको बेच के हम मजीद इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सके या फंड रेज कर सकें। और बाकी बात आती है फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग में डेट तो इशू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, और उल्टा हम बैंक ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं, तो जैसे ही हम पैसे रेज करेंगे तो पहले तो ओवरड्राफ्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास इक्विटी रेज करने का कहीं कोई सोर्स मौजूद हो और अगर शेयर होल्डर्स हमारे कॉन्फिडेंस में हो तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाके इसको कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो आइडिया है अबाउट इन्वेस्टिंग इन न्यू पीपीई वो वैसे तो कंपनी के लिए ज़रूरी है बिकॉज बाकी 2 साल बच गए हैं एसेट्स को यूज़ करने के लिए, उसके बाद एसेट्स फुली डेप्रिशिएट हो जाएंगे, तो कंपनी के पास और कोई चारा बचेगा नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कंपनी की फाइनेंसिंग है कि कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी। बता सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह हमने देखा कि 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, जो हम अगर ये कहें कि रिटेल चैनल्स के थ्रू जो पैसा कमाया जा रहा है, ये प्रॉफिट कमाया जा रहा है, वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रिटेलर्स जो हम सुपर स्टोर्स के थ्रू कमा रहे हैं। तो अगर हम भी उन रिटेलिंग की तरफ जा सकें, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो हम उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, कंक्लूजन में अब सारी बातें फिर हम मिक्स करेंगे कि what management is trying to achieve is to buy some new assets for retail and for factory, but the company doesn't have sufficient funds available और ना ही उसके पास कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है जहां से वो पैसे रेज कर सकेगी।
नहीं, वन साइडेड नहीं होना, लेकिन देखिए इस केस में हमें उसने पॉजिटिव करने के लायक छोड़ा नहीं है। अब ऐसे हालात में भी कोई पॉजिटिव, तो उसको जरा वर्ड यूज करें कि होशियारी दिखाना, वो फिर होशियारी वाला काम हो जाएगा। राइट, हाँ हाँ, हमें वो भी नहीं पता। तो हम बात करते वक्त इस बात का भी रखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में हमने कितना इम्प्रूव किया है, उसके हवाले से भी हमें कोई जिक्र नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या इम्प्रूव करने की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं है। तो आपने शायद बचपन में वो BCG मैट्रिक्स पढ़ा होता है ना, BCG मैट्रिक्स नहीं, F1 में नहीं है? नहीं, अच्छा चले ठीक है। बहरहाल अगर वहाँ पे होता है कि बिजनेस मेच्योर अगर हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है और अब आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस को फिर चलाने की कोशिश की जाए। हाँ, लेकिन खैर आप उसको फ़ौरन बंद करने का आइडिया ना दीजिएगा, सिर्फ आपने बता दीजिएगा इशारों में कि हालात बहुत गंदे हैं और कंपनी के पास सिर्फ 2 साल रह गए हैं अपने एसेट्स को चलाने में, उसके अलावा कंपनी के पास कुछ है भी नहीं और लिक्विडिटी भी बहुत बुरी है, ओवरड्राफ्ट भी सर पे खड़ा हुआ है, लोन भी, गियरिंग भी बहुत हाई है, तो कंपनी में एसेट्स कोई ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। यस, हाँ, लपेट के मारना है, बताना नहीं है, तो उसको वो सोच में पड़ जाए कि ये तारीफ की है या बेइज्जती की है। लेकिन एज ए सेड कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है लेकिन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में प्रॉब्लम है, या लिक्विडिटी फिर भी अच्छी है, लेकिन अगर हम उस लिक्विडिटी को फिर पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, यहाँ तो इसने प्रॉफिटेबिलिटी की भी हालत ख़राब की हुई है, लिक्विडिटी की भी, गियरिंग की भी, और तो आप बस उन कुछ चंद पॉइंट्स पे जब कमेंट करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। हाँ, उसमें हम ये बात करेंगे कि हमने देखना है कि अगर सेगमेंट वाइज हमें जीपी मार्जिन्स पता चल सकें कि जो अपने रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ से मार्जिन कितना है और जो सुपर स्टोर्स को बेच के हम रेवेन्यू या प्रॉफिट कमाते हैं उसका जीपी मार्जिन कितना है। तो अगर अपने रिटेल स्टोर्स का जो जीपी मार्जिन है वो ज़्यादा है तो कंपनी में कंसिडर कि हम अपने रिटेल स्टोर्स पे फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर मार्जिन सेम है ऑलमोस्ट, तो फिर बेहतर है कि अपने रिटेल स्टोर, क्योंकि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो अपने प्लांट्स को ही रिप्लेस कर दे, बड़ी बात है, चैनल को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो बेहतर है कि वो फिर सुपर स्टोर्स वाले पे आके अपने बिजनेस को जितना गोइंग कंसर्न चला सकता है चला ले। आ सकता है, बिल्कुल आप ऐसे सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहला आपने सवाल ये पूछना है कि सेगमेंट वाइज अगर हमें रेवेन्यू पता चले कि कौन से चैनल से कितना रेवेन्यू या कौन सा प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये पुराने एसेट्स हैं रिटेल वाले, उनको पूरा हम सेल करके, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, क्योंकि वो कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन से चैनल पे बेचेंगे। नहीं, पॉलिसी है। जब आप पहले डेप्रेशन को चार्ज करते थे लेट्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और अब आप उसको एडमिन एंड सेलिंग या कहीं लाते हो, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। हाँ, प्रेजेंटेशन में फ़र्क आ जाएगा। फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ हाँ, एक ही बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड पिबिट इज सेम। हाँ, बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हो तो उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर देना। नहीं, एक ही बात है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सेम। पिबिट, हाँ, इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इज सेम। अच्छा, फर्दर आप लोगों ने आज इस आर्टिकल को ज़रूर देखना है, टेल मी ए स्टोरी, मैंने इसका लिंक आप लोगों को ग्रुप पे डाल दिया है। इसमें जब आप लाइन बाय लाइन इसको गो थ्रू करेंगे ना, तो एग्जामिनर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो राइटर है टेक्निकल आर्टिकल का, उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इससे आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी, आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअली क्या चीज़ें लिखनी है और क्या सी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो रेशियोज़ के हवाले से जो एक चैलेंज रहता है कि कैसे जवाब देना है, सवाल को कैसे टैकल करना है, तो उसने सिनेरियो बना बना के बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। एंड बेयर इन माइंड FR में रेशियोज़ का सवाल आएगा ही आएगा। तो ये ना सोच के जाओ अगर कंसोलिडेशन आ जाए या कोई और आ जाए तो गनीमत मान के ज़्यादा मार्क्स ले लेना, लेकिन इसके लिए टारगेट रखो कि आपने 18-19 मार्क्स उठाने ही उठाने इसमें से, तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो। हाँ, लिख सकते हैं।